आज हम सोलर पॉन्ड पढ़ेंगे, है ना। सोलर पॉन्ड क्या होते हैं वो देखते हैं हम, है ना। सोलर पॉन्ड हैव बीन सजेस्ट फॉर कलेक्टिंग सोलर एनर्जी ऑफ द लार्ज स्केल। अगर हमें लार्ज स्केल पे सोलर एनर्जी चाहिए तो हम सोलर पॉन्ड को भी यूज कर सकते हैं। ठीक, कैसे यूज करते हैं? अबाउट 1 मीटर डीप, अगर मैं 1 मीटर नीचे जाऊं तो हमें क्या सॉलिड कंटेंट मिलेंगे, है ना। तो कुछ ग्रेडियंट नीचे होंगे। ठीक, तो क्या होगा, इनको हम यूज में ला सकते हैं ना। नीचे जब वो जा रहा है डीपर, तो वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। सोलर रेडिएशन पासिस थ्रू द अपर लेयर टू द बॉटम लेयर। द अपर लेयर प्रोवाइड थर्मल इंसुलेशन। अपर लेयर कैसे बिहेव कर रही है? थर्मल इंसुलेशन की तरह। ठीक, यहाँ पे रेडिएशन पड़ रहा है और फिर क्या हो रहा है, कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है, और फिर वो डीपर जा रहा है। तो जो डीपर जा रहा है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा। इट मीन्स उसके लोअर लेवल में, पॉन्ड के लोअर लेवल में यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर ज्यादा होगा, है ना। अबाउट 90 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा। और अगर मैं अपर ऊपर लेयर की बात करूं तो यहाँ पे 15-20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा, है ना। तो इस हॉट वाटर को मैं यूज कर सकता हूँ। तो हीट फ्रॉम लोअर लेयर ऑफ अ वाटर एक्सचेंज विद वर्किंग फ्लूइड इन द हीट एक्सचेंजर। ठीक, अब वो कह रहा है हीट एक्सचेंजर के थ्रू हम इस फ्लूइड को यूज कर सकते हैं ना। फ्लूइड देखते हैं अभी हम फिगर के थ्रू। इन अ वेल डिजाइंड अ सोलर पॉन्ड, द बॉटम लेयर कैन रीच टेम्परेचर 95 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए बॉटम लेयर का 95 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है ना। और कोल्ड वाटर का ऊपर जो एटमॉस्फेरिक ऊपर आ रही है, जो इंसुलेशन की तरह काम कर रही है, उसका कितना बता रहा है? जो एटमॉस्फेरिक के कांटेक्ट में है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर ही है ना। 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मे बी 30 डिग्री सेंटीग्रेड। बट नीचे का लेयर का आप देख रहे हैं, ग्रेडियंट सॉल्टी कंटेंट होने की वजह से 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है टेम्परेचर। The uses of a solar pond has been suggest for salt production and space heating. Salt production, सॉल्ट प्रोडक्शन और स्पेस हीटिंग के लिए हम इसे यूज में ला सकते हैं। चलिए इसका फिगर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इसको समझते हैं। ये देखिए, ये मैंने दिखाने की कोशिश की है। ये रेडिएशंस आ रहे हैं, ये पॉन्ड है, और इसमें नीचे यहाँ का वाटर का टेम्परेचर हैवी होगा, हाई होगा। और इसको मैंने नीचे वाली लेयर को अगर मैं ब्लैक पेंटेड कर देता हूँ, है ना, तो ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ये सारा सॉल्टी वाटर होगा, यहाँ पे सॉल्टी कंटेंट्स होंगे, तो वो हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर मैं ब्लैक पेंटेड कर सकूं तो और बेटर है मेरे लिए, हीट एब्जॉर्ब होगी ज़्यादा से ज़्यादा। ये हॉट वाटर मैंने पंप के थ्रू यहाँ ले आया। ये मैंने हीट एक्सचेंजर यहाँ लगा रखा है, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था, पॉइंट जो आया था हमने पढ़ा था। अब यहाँ से कोई भी कोल्ड फ्लूइड में डालूंगा, वो मुझे गर्म होके यहाँ मिल जाएगा, है ना। अब जो पिछली क्लास में ठंडा पानी यहाँ से इधर यहाँ पे आ जाएगा ऊपर दोबारा। पिछली क्लास में हमने स्पेस हीटिंग पढ़ा था, तो इस हॉट फ्लूइड को हम स्पेस हीटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। वहां हमने लेआउट देखा था, फिगर बनाया था। ठीक, अब देखिए इसके, हम सोलर वाटर हीटर को ये बेसिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं? फ्लैट प्लेट कलेक्टर, है ना, स्टोरेज टैंक और रिटर्न ट्यूब्स। फ्लैट प्लेट कलेक्टर हम पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए देखते हैं वो कैसे करता है काम। ये देखिए सिंपली, फ्लैट प्लेट कलेक्टर हम पढ़ा था हमने पिछली क्लासेस में। तो ये यहाँ पे मैंने फ्लैट प्लेट कलेक्टर लगा दिया है, ये पंप लगा दिया है। अब हॉट वाटर इसके अंदर से सर्कुलेट होगा, है ना। यहाँ मैंने ये कॉइल लगा दिए हैं, ये सर्कुलेट हो रहा है। और यहाँ से मैंने कोल्ड वाटर डाल दिया, तो ये यहाँ आ गया। यहाँ से ये सप्लाई होके ये यहाँ आ रहा है। ठीक है, ये गर्म होके फिर कहाँ आएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको मैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज कर सकता हूँ। और यहाँ किसी भी फ्लूइड से इस किसी भी ठंडे फ्लूइड को गर्म कर सकता हूँ, जैसा कि हमने पिछले देखा है ना, हीट एक्सचेंजर की तरह ये भी काम करेगा। तो ये सोलर वाटर हीटर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम नेचुरल एंड फोर्स सर्कुलेशन पावर प्लांट की बात करेंगे। द बॉटम ऑफ द टैंक इज एट लीस्ट 1 feet. द टॉप ऑफ द कलेक्टर circulation of a water occur through the natural convection of thermosiphon.
है ना। थर्मोसाइफन इफेक्ट क्या होता है कि अगर मैं एक वाटर टैंक ले लेता हूँ, ठीक, और इसमें ये वाटर स्टोरेज है ना। अब अगर यहाँ वाटर है और अगर नीचे का वाटर गर्म है, फॉर एग्जाम्पल इसका टेम्परेचर 95 डिग्री सेंटीग्रेड है, मान लेते हैं, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, और इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ऊपर आने की। इसकी डेंसिटी कम हो गई तो ये हल्का हो गया, हल्का फ्लूइड हो गया। अगर मैं एयर के केस में भी बात करूं तो यही होता है एयर के केस में भी। तो ये वाटर क्या होगा, हल्का लाइट हो जाएगा, तो इसकी टेंडेंसी ऊपर आने की, तो ये ऊपर आएगा। और यहाँ पे जो कोल्ड वाटर है वो नीचे आएगा, है ना, थर्मोसाइफन इफेक्ट की वजह से। ठीक, तो ये नीचे की तरफ आएगा। तो ये डेंसिटी यहाँ हॉट वाटर की कम होगी इसलिए ये ऊपर जा रहा है, कोल्ड वाटर की ज्यादा है इसलिए वो नीचे आ रहा है, ये नेचुरली होगा। ठीक। और फोर्स सर्कुलेशन में चलिए इसके फिगर के थ्रू हम समझते हैं। ये देखिए, ये नेचुरल फोर्स सर्कुलेशन का इसने दिखाया हुआ है, हम इसको देखते हैं। यहाँ मैंने एक कलेक्टर लगा दिया, ये स्टोरेज टैंक है, ये कोल्ड वाटर यहाँ पे है ना। अब ये यहाँ पे कोल्ड वाटर है तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है तो ये नीचे आ रहा है। अगर ये मैं गर्म कर दूंगा तो इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, ये ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। तो अब ये कोल्ड वाटर आ रहा है तो कोल्ड वाटर की टेंडेंसी क्या होगी, नीचे जाने की, क्योंकि ये हैवी है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा का मतलब इसके, अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर में मॉलिक्यूल्स ले लूं तो ये मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, ठीक है, ठंडे पानी के। और अगर इतना ही 1 मीटर स्क्वायर में मैं गर्म पानी के मॉलिक्यूल्स ले लूं तो ये कम होंगे, है ना, ये दूर दूर होंगे, ये कम है। तो इसका मतलब ठंडे पानी की वाटर डेंसिटी ज्यादा है, तो डेंसिटी ज्यादा है तो वो उसकी टेंडेंसी नीचे फ्लो करने की होगी। तो ये कोल्ड वाटर नीचे जा रहा है, ये रिटर्न पाइप के थ्रू यहाँ सोलर रेडिएशन में यहाँ पे आ गया कलेक्टर के अंदर, यहाँ सोलर रेडिएशन इस पे आ रहे हैं, गर्म हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये गर्म पानी ऊपर आ गया यहाँ पे। ठीक। तो ये हमने हॉट वाटर यहाँ से ले लिया, तो ये नेचुरल सर्कुलेशन हो रहा है थर्मोसाइफन इफेक्ट के वजह से। ठीक। अगर मैं फोर्स की देखूं, डबल लूप फोर्स सर्कुलेशन प्लांट को देखूं, तो ये देखिए, ये स्टोरेज टैंक है, यहाँ हमने पंप लगा दी, यहाँ नेचुरली सर्कुलेट हो रहा था, बट हमें और एफिशिएंट काम कराना है और फास्ट काम कराना है, तो हमने एक पंप लगा दी, ये पंप सर्कुलेट होके गर्म पानी यहाँ आ गया, ये हॉट वाटर हमने यहाँ लिया, कोल्ड वाटर मिक्सअप कर दिया, ये एक ऑक्सिलरी हीटिंग भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, और ये हॉट वाटर हमें यहाँ मिल रहा है। तो ये गर्म पानी को हम यूज कर सकते हैं और यहाँ एक हीट एक्सचेंजर की तरह हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, है ना। तो ये फोर्स सर्कुलेशन प्लांट हो गया आपका, और ये नेचुरल सर्कुलेशन हो गया। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डज अ सोलर कुकर वर्क्स। आपने सोलर कुकर के बारे में सुना होगा, ठीक है, तो यहाँ हम उसके टाइप्स और वर्किंग देखते हैं। सोलर कुकिंग इज डन बाय मीन ऑफ द सन यूवी रेजेस, यूवी रेजेस की वजह से उसमें खाना पकता है सोलर कुकर में। अ सोलर कुकर लेट द यूवी लाइट रेजेस इन देन कन्वर्ट द लॉन्गर इंफ्रारेड लाइट्स रेजेस दैट कैन नॉट escape। जो यूवी रेजेस, यूवी लाइट जो सन से आ रही है, हम उसको स्टोर कर लेते हैं और वो इंफ्रारेड लाइट में चेंज हो जाती है, जिससे भोजन पक जाता है, सोलर कुकर के अंदर भोजन पकना शुरू हो जाता है। ठीक। इंफ्रारेड रेडिएशन हैज द राइट एनर्जी, इंफ्रारेड रेडिएशन क्या है, एक सही एनर्जी है, किसके लिए, फैट, प्रोटीन्स, है ना, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन द फूड एंड हीट अप, उसको हीट करने के लिए इंफ्रारेड रेडिएशन बहुत बढ़िया है। इससे क्या होगा, उसके प्रोटीन्स न्यूट्रिशंस आपके लॉस नहीं होंगे, खाने में से आपको पूरी प्रोटीन और न्यूट्रिशंस मिलेंगे। तो हम अगर इसका यूज करें तो वो बहुत लाभकारी है हमारे लिए। अब देखिए इनके टाइप्स के बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ अ सोलर कुकर्स। सोलर कुकर्स के टाइप के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली 3 टाइप के आते हैं। बॉक्स, है ना, बॉक्स कुकर्स, इसको सोलर ओवन भी बोल देते हैं। ये ऐसे बॉक्स होता है, इसको खोल के रखते हैं हम, और यहाँ पे हम भोजन रख देते हैं, है ना, कोई भी जो भी हमें पकाना है वो रख देते हैं, और यहाँ खाना आपका बन के तैयार हो जाता है। एक दूसरा प्रिंसिपल सेम है इन सबका, बट इसका कंस्ट्रक्शन हमने चेंज कर दिया। ये पैनल पर आते हैं, तो ये पैनल के टाइप के हमने ये यहाँ पे ये पैनल लगा दिए, है ना। तो ये इनसे टकरा के यहाँ फोकस होगी, यहाँ सारी वेव्स आएंगी,
रेजेस आएंगी तो यहाँ भोजन पक जाएगा। एक हम पैराबोलिक कुकर भी यूज करते हैं जिसे बीच में यहाँ हैंग कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे भोजन पकना शुरू हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे सोलर सीजनिंग की, है ना। अगर मैं कोई इंजीनियरिंग वर्क के लिए या किसी भी काम के लिए, वुड वाले काम के लिए कोई टिम्बर अगर मैं यूज कर रहा हूँ, कोई लकड़ी अगर मैं यूज कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता कि मैंने एक पेड़ काटा और डायरेक्ट मैं उसे फर्नीचर के लिए यूज कर रहा हूँ। ऐसा हम नहीं करते। ठीक, हम क्या करते हैं, पेड़ का तना हमने काटा, पेड़ काटा, फिर उसके बाद उसको सीजनिंग करते हैं। सीजनिंग के बाद हम उसे यूज में लेते हैं कोई भी फर्नीचर बनाने के लिए। लाइक मुझे टेबल बनानी है या कोई किसी टूल का हैंडल बनाना है, तो फिर हम उसे यूज में लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, जब हम इसे ट्री को काट रहे हैं और ये वुड लेके आ रहे हैं, इस टिम्बर को लेके आ रहे हैं ना, तो इस टिम्बर में मॉइस्चर कंटेंट होते हैं जिसे हम सैप बोलते हैं ना, SAP सैप। तो ये सैप रिमूव करना बहुत आवश्यक है। ठीक, तो इस सैप को रिमूव करने के लिए चार छह प्रोसेस होते हैं। एयर सीजनिंग होती है, वाटर सीजनिंग होती है। ठीक, तो वो सीजनिंग के दौरान क्या होगा, एयर सीजनिंग के दौरान इसका मॉइस्चर कंटेंट निकल जाएगा। आप एयर में डाल दीजिए कुछ टाइम के लिए, वाटर में डिप करके छोड़ दीजिए, है ना। वाटर फ्लो में होना चाहिए, ऐसा नहीं रुके हुए वाटर में नहीं, जैसे किसी रिवर में आपने छोड़ दिया बांध के, तो ये वाटर सीजनिंग इसमें हो जाएगी, है ना। वाटर आएगा और इसका सैप को रिमूव कर देगा। ठीक, सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज इन एयर सीजनिंग ऑफ द टिम्बर, है ना। आपने ओपनली डाल दिया स्पेस में, तो एयर लग रही है, सनलाइट लग रही है, तो वो सैप रिमूव हो रहा है। ठीक, सैप रिमूव हो रहा है तो उसकी सीजनिंग हो रही है टिम्बर की। इफेक्ट यूज ऑफ सोलर एनर्जी इज अचीव बाय डिजाइन द प्रॉपर सोलर किन। सोलर किन का क्या कह रहा है ये, कि हम एक चैम्बर बनाएंगे और उसमें सनलाइट डालेंगे और उसमें ट्रैप कर लेंगे। ट्रैप कर लेंगे तो पूरा मॉइस्चर कंटेंट हट जाएगा। अगर हम इस टिम्बर का मॉइस्चर कंटेंट नहीं निकालेंगे, नहीं रिमूव करेंगे, तो प्रॉब्लम क्या आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मैं टेबल बनाऊंगा, तो बनाने के बाद ये जो ये जो इसकी सरफेस है, हो सकता है ये टेढ़ी हो जाए, है ना। हो सकता है ये डायमेंशन मैंने 1000 मिलीमीटर ली थी, तो ये कम हो जाए, है ना, ये श्रिंक हो जाए, ये बकल्ड हो जाए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी अगर हम सीजनिंग प्रॉपर नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमें पेड़ काटने के बाद प्रॉपर सीजनिंग की आवश्यकता होती है। तो देखिए, टू मेजर टाइप ऑफ द सोलर किन्स। सोलर किन्स कंसिस्ट ऑफ इनक्लोज्ड insulated seasoning chamber and external source energy कलेक्टर्स, है ना। हमने क्या क्या कह रहा है ये, हम यहाँ जैसे हमारे पास वुड है, तो ये मैंने एक वुड ले ली, है ना, इसके ऊपर ये ऐसे वुड्स ले ली। ठीक, तो ये ऐसे करके हम एक बंडल सा बना देंगे जिसमें से एयर पास हो। इसके ऊपर हम ऐसे कुछ ढेर लगाएंगे, है ना, बिल्कुल प्रॉपरली एयर आसपास आ जा सके इसमें। ठीक, चलिए, तो जैसे कि इसमें सेकंड पॉइंट में वो बता रहा है, ग्रीन हाउस टाइप कंसिस्ट बेसिकली ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर्स with transparent walls and black painted solar energy collectors। जैसे ग्रीन हाउस टाइप में होता है, क्या होगा कि एनर्जी आके ट्रैप हो जाएगी और फिर वहां मॉइस्चर कंटेंट रिमूव होगा वुड से। चलिए इसका फिगर देखते हैं पहले। ये देखिए, ये इसने सोलर टिम्बर यहाँ पे सीजनिंग हो रही है, सोलर टिम्बर सीजनिंग कर रहा है। ये देखिए, इसने ये वुड लगा रखे हैं, ये अंदर फिक्स कर देगा और यहाँ से सनलाइट आएगी, अंदर ट्रैप हो जाएगी और यहाँ से पूरे वुड का मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा। ठीक, बहुत सी बार ये नीचे ब्लैक पेंटेड कर देता है ताकि रेडिएशन एब्जॉर्ब हो ज्यादा से ज्यादा और इसमें प्रॉपर सीजनिंग हो जाए। अब सोलर सेल की बात करते हैं। Photovoltaic effect can be defined as being the appearances of potential difference, यानी कि वोल्टेज का डिफरेंस की बात कर रहा है, बिटवीन टू लेयर ऑफ अ सेमीकंडक्टर। सोलर सेल की अगर मैं बात करूं, तो मैंने दो सेमीकंडक्टर ले लिए हैं जिनमें पोटेंशियल डिफरेंस है कुछ। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो दो कंडक्टर के बीच में, तो क्या होगा, धारा प्रवाह होगी। तो सोलर सेल में हम ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ कैसे सेमीकंडक्टर लेते हैं, कैसे धारा प्रवाह होती है, वो देखते हैं। अ सोलर सेल और photovoltaic cell is an electric device that convert the energy of light direct into the electricity।
सन की लाइट को हम किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए ये फिजिकल और केमिकल फिनोमेना है, इसको देखते हैं आगे। हाउ डज द फोटोवोल्टिक इफेक्ट वर्क? अब ये काम कैसे करता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। Solar PV cell generated the electricity by absorbing sunlight and using the light energy to create the electric current। उस सनलाइट को ये लेता है और उसको चेंज कर देता है इलेक्ट्रिक करंट में। कैसे करता है देखते हैं। देयर आर मैनी फोटोवोल्टिक सेल विद इन अ सिंगल सोलर पैनल। ये कह रहा है एक सोलर पैनल में हम क्या करते हैं, बहुत सारे सोलर सेल्स लगा देते हैं एक पैनल में। एक सोलर पैनल में हम क्या करेंगे, बहुत सारे सेल लगा देंगे और फिर इसकी सप्लाई को, क्योंकि सिंगल सेल बहुत कम वोल्टेज देगा, हम क्या करेंगे, बहुत सारे सोलर सेल हम लगा देंगे एक पैनल के अंदर जिसे हम सोलर पैनल बोलते हैं, और यहाँ से हम सप्लाई ले सकते हैं, है ना। डोमेस्टिक पर्पस के लिए, घरों के लिए हम यहाँ कोई भी यहाँ पे लोड दे सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं इसकी डिटेलिंग। अब देखिए ये काम कैसे करता है। हाउ डज द हाउ डज द फोटोवोल्टिक इफेक्ट वर्क, कैसे वर्क करता है उसको हमें देखना है। अब ये सन से रेडिएशंस आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, है ना, कुछ नेगेटिव पॉजिटिव बन रहे हैं। ये एन टाइप लेयर मैंने लगा रखी है और ये पी टाइप लेयर लगा रखी है। एन टाइप सेमीकंडक्टर है लेयर, और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर की लेयर है। तो यहाँ से मुझे सप्लाई मिल रही है डीसी पावर, जो मैं घरों में यूज कर सकता हूँ। ठीक, अब इसके मटेरियल की बात करते हैं। अगर मैं एन टाइप मटेरियल की बात करूं तो इसमें सिलिकॉन होगा फास्फोरस की इम्प्योरिटीज के साथ। इसमें सिलिकॉन और फास्फोरस की हमने इम्प्योरिटीज दे रखी हैं, ठीक है, जिससे हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए। अब यहाँ आ जाइए। अगर बॉटम की बात करूं मैं, यानी कि पी टाइप कंडक्टर की बात करूं मैं, तो सिलिकॉन और बोरोन होगा, है ना। अब देखिए इसकी वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, यहाँ मैं इसकी वर्किंग को समझाने की कोशिश करता हूँ। हम क्या करते हैं, ये मैंने एक पी टाइप लेयर ले ली, ये एक पी टाइप लेयर ले ली मैंने। ठीक, ये एक पी टाइप लेयर है। इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, ये एक पी टाइप लेयर लेने के बाद इसी के ऊपर मुझे क्या करना है, ये मैं फिगर डिजिटली ड्रॉ नहीं कर पा रहा ठीक से, ये मैं यहाँ ऐसे कुछ कर देता हूँ। ठीक, अब नीचे वाली लेयर में ये एक यहाँ पे एक थिन लेयर होगी। ये लेयर जो है वो एन टाइप है ना। इस लेयर को मैं डिप्लीशन लेयर बोल रहा हूँ। इस लेयर को मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की लेयर है ना, ये पी टाइप की, ये एन टाइप की है, इसको मैं डिप्लीशन लेयर बोल रहा हूँ, है ना। चलिए अब बात करते हैं। तो पी टाइप में होल्स होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, होल्स होंगे। ठीक, और यहाँ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, एन टाइप में। ये डिप्लीशन लेयर की अगर मैं बात करूं, इस सेंटर लेयर की, तो यहाँ पे ये सेंटर लेयर न्यूट्रल होगी। फॉर एग्जाम्पल ये अगर एक एटम है और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे होगा, है ना। चलिए अब हम इसकी बात करेंगे, इस पे सन रेजेस आती हैं तो क्या होता है। ये यहाँ इसके ऊपर फिंगर लगी होगी, ये मेटेलिक फिंगर है। ठीक, ये ऐसे कुछ मेटेलिक फिंगर होगी। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ऊपर एन टाइप में, ये मैं डिजिटली ड्रॉ नहीं कर पा रहा मगर आप इसको समझ सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, ये फ्री होल्स हैं। अब क्या होगा, जब सन रेजेस यहाँ से इस पर पड़ेंगी, हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी फेस सन की साइड में आएगा, यानी कि एन टाइप लेयर सन की साइड में आएगी, तो इसको हमें थिन रखना है, पतला रखना है। पी टाइप लेयर थिक होगी, है ना। और ये जो सेंटर डिफ्लेक्शन लेयर ये आप देख रहे हैं ना इसके अंदर, ये एन टाइप से भी पतली होगी। ठीक, जैसे ही यहाँ पे सन रेजेस यहाँ आएंगी तो ये क्या होगा, ये अंदर यहाँ तक डिप्लीशन लेयर तक आ जाएंगी। इस डिप्लीशन लेयर में ये क्या करेंगी कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर देंगी, क्योंकि यहाँ न्यूट्रल है
तो ये एक इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर देंगी, तो यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, बाहरी ऑर्बिट में आ जाएगा। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर आ गया, तो यहाँ क्या हो गया, एक होल हो गया, इस यहाँ पे इस जगह एक होल हो गया, है ना। तो ये एक होल क्या करेगा, ये यहाँ पे होल हो गया, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को वापस अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है ना, वापस अट्रैक्ट करना चाहेगा। बट ये इस इलेक्ट्रॉन को वापस अट्रैक्ट नहीं कर पाता, है ना, इसमें से निकला और फिर ये वापस ये पॉजिटिव हो गया, अब ये पॉजिटिव हो गया तो ये वापस अट्रैक्ट कर रहा है मगर नहीं कर पाता। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाता है, इन होल्स, है ना, इनका अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स, इस डिप्लीशन लेयर वाला इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ इस एक होल को फिल कर देगा। ठीक, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे ही इसमें से जब ये सन रेजेस आएंगी तो इसमें से और डिप्लीशन लेयर में से और दूसरे एटम में से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएगा, है ना। यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गया इस दूसरे एटम में से, इस डिप्लीशन लेयर में से, तो ये इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आने के बाद यहाँ का ये एक होल फिर भर गया, है ना, ये होल फिर भर गया। ठीक, तो यहाँ ये पॉजिटिव हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन्स निकल आया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये इस निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स को ये वापस अपनी पास नहीं खींच पा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स इस ऊपर वाली लेयर में आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं ना, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आके यहाँ पे फिल हो गए, है ना। अब ये जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आके फिल होंगे, ये यहाँ पे आके ये मर्ज हो गया, है ना, और क्या होगा, यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कहाँ आएंगे, यहाँ आ जाएंगे, देखो यहाँ आ जाएंगे। ठीक, यहाँ आ जाएंगे, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद नीचे आए, नीचे से फिर आप यहाँ से जो निकलते जा रहे हैं तो ये नीचे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे, कहाँ आ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ यहाँ आ रहे हैं, है ना, यहाँ आ रहे हैं। ठीक, अब यहाँ से आने के बाद ये यहाँ इनका जमावड़ा आ जाएगा, इनका इलेक्ट्रॉन्स का सारा जमावड़ा यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए ये फिंगर का वर्क क्या है, ये फिंगर मैंने क्यों लगाई हुई है, ये मेटेलिक फिंगर है, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का जमावड़ा है, तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक, अब ये फिंगर, मेटेलिक फिंगर आखिर हमने क्यों लगा रखी है, इसको हमें समझना है। ये मेटेलिक फिंगर हमने इसलिए लगाई हुई है क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इस इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराना, इस इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराना बहुत मुश्किल है ना। अब इस इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ जमावड़ा आ गया, तो ये देखिएगा कंडक्टर कहाँ है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ इसे मेटेलिक पार्ट मिल रहा है, तो ये इस मेटेलिक पार्ट पे आके, इस फिंगर पे आके, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ फिंगर को, तो ये इस फिंगर पे आके, यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन्स चिपक जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, जिससे ये क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब हमें ये कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर ये इस मेटेलिक पार्ट पे आ रहे हैं तो इसे हम पूरा कवर कर दें, है ना, इस पोर्शन को पूरा कवर कर सकते हैं हम, बट ऐसा नहीं करते। अगर हम इस पोर्शन को पूरा कवर कर देंगे, ऐसे फिंगर नहीं बनाएंगे, तो इस पे लाइट नहीं पड़ेगी, है ना, हमें लाइट भी तो चाहिए, सन की लाइट पड़ेगी तभी तो काम होगा। अगर ये पूरा मेटेलिक हमने कवर कर दिया तो सन की रेजेस नीचे डिप्लीशन लेयर तक नहीं पहुंचे। एन टाइप कंडक्टर, एन टाइप सेमी कंडक्टर हमने पतला क्यों रखा है, ताकि ये जो सन की लेयर है वो इस पर पड़े और डिप्लीशन लेयर तक पहुंच जाए। अगर हम इस ऊपर वाली लेयर को, एन टाइप सेमीकंडक्टर की लेयर को ज्यादा मोटा कर देंगे, तो ये सन रेजेस जो आ रही हैं वो डिप्लीशन लेयर तक नहीं पहुंच पाएंगी। इसलिए हमें एन टाइप जो ऊपर का सेमीकंडक्टर है उसको हमें पतला रखना है, ताकि सन रेजेस, जो भी रेजेस आ रही हैं वो डिप्लीशन लेयर तक पहुंच जाए। डिप्लीशन तक लेयर तक पहुंचेंगी तभी तो ये यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर पाएंगे, हटा पाएंगे, निकाल पाएंगे, अदरवाइज ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेगा तो ये यहाँ आके रिसीव नहीं होगा, कलेक्ट नहीं होगा। ठीक, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप इस पे कोई भी डोमेस्टिक सप्लाई, कोई भी लोड यहाँ पे आप लगा सकते हैं, है ना, यहाँ आप सप्लाई कर सकते हैं।
अगर मैं सिंगल सेल की बात करूं, एक सोलर सेल की बात करूं, तो इसका वोल्टेज काफी कम रहता है ना। तो हमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ, एक पैनल मैंने बना लिया, जैसा कि ये आप जानते हैं, सोलर पैनल आपने देखा है, आपने ये नंबर, एक पैनल बना लिया और इसमें नंबर ऑफ सोलर सेल्स लगा दिए, है ना। अब फिर आप यहाँ से सप्लाई ले रहे हैं और कोई लोड दे रहे हैं। ठीक। अब इसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं। देखिए इसकी क्या क्या लिमिटेशंस है। इसकी लो एनर्जी डेंसिटी रहती है ना, लार्ज एरिया रिक्वायर्ड है ना, लार्ज एरिया चाहिए हमें इसके सेटअप के लिए। डायरेक्शन ऑफ रेज चेंज कंटिन्यूअसली, सन की डायरेक्शन जो है, रेजेस है वो चेंज हो रही हैं। तो उसमें भी हमें दिक्कत आएगी एनर्जी प्रोड्यूस करने में। एनर्जी नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग नाइट, नाइट में सन नहीं होगा, क्लाउडी में सन नहीं होगा, क्लाउड आ रहे हैं, बादल आ रहे हैं तो सन नहीं है, तो हमें सप्लाई नहीं मिल पाएगी। एनर्जी स्टोर इज असेंशियल, एनर्जी फिर हमें स्टोर करके रखनी पड़ेगी राइट नाइट के लिए, है ना। हाई कॉस्ट, इसकी इनिशियल कॉस्ट हाई है, सेटअप कॉस्ट हाई है। रिक्वायर्ड हाइब्रिड प्लांट विद स्टोरेज फैसिलिटी फॉर सप्लाई एनर्जी ड्यूरिंग नाइट, है ना। हाइब्रिड प्लान आपको बनाना पड़ेगा इसके लिए, हाइब्रिड प्लांट क्यों, क्योंकि आपको नाइट में जिससे सप्लाई मिल सके। सोलर सेंटर पावर प्लांट इन मेगावाट रेंज आर नॉट इकोनॉमिकली, अगर हम मेगावाट रेंज में बना रहे हैं तो ये फिर थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, इकोनॉमिकली नहीं रहता है। चलिए, इनमें अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं पहले वो ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम